हेलो फ्रेंड्स। तो ये आपका शॉर्ट नोट्स है चैप्टर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर्स। तो उसमें शॉर्ट नोट्स है क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है, जो कि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे लिखी हूँ मैं। तो देख सकते हो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन और फिर इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पे देख सकते हो माइक्रो और माइक्रो में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। माइक्रो जो है वो सारे लेवल पे स्टडी करता है, मतलब होल लेवल पे बायर और सेलिंग और जो भी गुड्स और सर्विसेज है वो उस पर स्टडी करता है। बट माइक्रो जो है वो स्टडी इंडिविजुअल लेवल पे करता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है ना, जैसे ए एक कोई लड़का है, बी भी कोई लड़का है, सी भी कोई लड़का है। ओके, तो ए का इनकम कितना, वो मंथली 10 रुपये कमाता है, बी मंथली 20 रुपये कमाता है, सी मंथली 30 रुपीज़ कमाता है। तो जो तीनों को ऐड कर देंगे और ये सब भाई है आपस में, तो ये अपने पापा को कितने रुपीज़ भेजेंगे, पर मंथ 60 रुपीज़ भेजते हैं। तो ये टोटल को जब ऐड कर देंगे तब ये माइक्रो आ जाएगा। और जो माइक्रो है वो एक जो भाई है उसका बस इनकम ऑफ ए का बताया गया, बस 10 रुपीज़, वो अपने फादर को 10 रुपीज़ भेजेगा प्राइवेट, मतलब वो इंडिविजुअल भेजेगा, वो तीनों को ऐड नहीं उसके पापा करेंगे, बस उसका ही करेंगे। तो वो एक माइक्रो हो गया। मतलब छोटे लेवल पे स्टडी को बोलते हैं माइक्रो और बड़े लेवल पे स्टडी को बोलते हैं मैक्रो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फादर्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को बोला जाता है। इकोनॉमिक्स एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं, वो इंडिविजुअल पार्ट के होते हैं जो इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिसीजन मेकर कौन होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिसीजन मेकर कौन होता है। जैसे कि मैंने बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो होल लेवल पे स्टडी किया जाता है, तो इसका डिसीजन मेकर स्टेट होता है, आरबीआई हो सकता है। और इसका एम मेन होता है, मैक्रो का एम होता है सोशल वेलफेयर के लिए, वेलफेयर ऑफ पीपल एज होल को ये सेटिस्फाई करता है। बट माइक्रो में ऐसा नहीं है। माइक्रो क्या देखता है, प्राइवेट प्रॉफिट देखता है और प्राइवेट वेलफेयर देखता है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल के थ्रू वो कैरी किया जा सकता है, डिसीजन लिया जा सकता है, एक प्राइवेट कंपनीज होती हैं। और माइक्रो का कब इमर्जेंस हुआ था ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। डिप्रेशन के टाइम जब 1929 में डिप्रेशन हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन, जब वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, तो उस टाइम क्या हो गया था, माइक्रो जो हुआ था सभी पे बहुत हेल्प किया था हमारे इकोनॉमिक्स को वापस से फिर से रीस्ट्रक्चर करने में। तो ये देख सकते हो आप भी, वो बुक्स में दिया है थोड़े ज़्यादा में, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा कमी जो मेन पॉइंट्स है उसको मैंने लिखा है इनमें। तो पार्ट 2 में ये है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में। देखो, तो जब प्राइस किसी भी गुड्स और सर्विसेज का अप जाएगा, प्राइस इंक्रीज़ होगा, तो उस टाइम इन्फ्लेशन होगा। और जब उसका एम्प्लॉयमेंट, उसका प्रोडक्शन लेवल जब नीचे गिर जाएगा, और क्या होता है जब नीचे जाता है, प्रोडक्शन लेवल नीचे चला जाता है, तो वो टाइम डिफ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन, आई होप इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कैपिटलिस्ट कंट्री आप देख सकते हो, एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एक एक करके मैं बताती हूँ। सो कैपिटलिस्ट कंट्री क्या होते हैं, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी, जितने भी जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होते हैं तभी तो वो मार्केट में आएंगे, तो उसके पहले उसका प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होंगे। तो वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल या कॉर्पोरेशन या फिर कंपनीज के थ्रू वो कैरिड किया जाता है, उसे कैपिटलिस्ट कंट्री बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या है, तो एंटरप्रेन्योर आर दोज पीपल हु टेक रिस्क ऑफ स्टार्टिंग। जैसे आप एक इंसान हो, ठीक है, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप एक रिस्क लोगे कि अगर आप ये तो नहीं सोचोगे नहीं मैं लॉस में चला जाऊंगा तो मेरा पैसा तो सारा तो लॉस ही हो जाएगा, फिर मैं बिज़नेस स्टार्ट नहीं करता हूँ। तो क्या आप एक कभी एंटरप्रेन्योर बन सकते हो? नहीं। तो आपने अगर माना आपने एक रिस्क लिया, अपने 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया उस आप बिज़नेस करने, बिना सोचे हुए कि आपको लॉस हो गया फिर प्रॉफिट होगा, बिना सोचे हुए अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तो वो एक आप रिस्क लिए। मे बी इन फ्यूचर ऐसा ना हो आपको रिस्क हो जाए, तो क्या आप मतलब आप तो इन्वेस्ट कर दियो, पहले ये सब नहीं सोचा था, तो एक आप एंटरप्रेन्योर्स कहलाओगे। कैपिटल क्या है, कैपिटल जैसे आप एक कैपिटल खरीदते हो, कोई भी एक आप प्रोडक्शन प्रोसेस में मनी, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स वगैरह जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में है, तो ये सब आप सर के आपके कैपिटल के प्रोसेस में ये सब आपको रहेगा। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, जो भी रॉ मटेरियल्स, इसको बस इतना जानो कि पार्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में रॉ मटेरियल्स हो गए, जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज़ में कॉटन क्या होता है, वो रॉ मटेरियल्स होते हैं, तो वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, तो वो एक नेचुरल रिसोर्सेज रॉ मटेरियल्स हो जाएंगे। फिर आप इसमें देखो फैक्टर और लेबरर हो गए, जो भी लेबरर्स आपको अपना लेबर पावर दे रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो एक लेबर वेजेस हो जाएंगे। आप उसके लिए उनको वेजेस दे रहे हो तो वेज लेबर हो जाएंगे। फिर तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देख सकते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। फिर रेवेन्यू देख लो, रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या डिफरेंसेस है।
कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आप प्रोडक्शन प्रोसेस कर लिए, अब उस प्रोडक्ट को आप सेलिंग करोगे मार्केट में, प्रोडक्ट को क्या करोगे, एक मिनट, प्रोडक्ट को आप सेलिंग करोगे मार्केट में, तो वो आपका रेवेन्यू हो गया। बट प्रॉफिट क्या होगा, जो भी आप मार्केट में अर्न करोगे, जितने भी आपको गेन होंगे, जितने भी आपको प्रॉफिट होंगे, उस जितने भी मतलब आपका रेवेन्यू है जी, फाइनेंशियल गेन कब होगा, जितने में आप सामान बेचे हो, उससे आपको सामान बनाने में कितना खर्चा हुआ है वो सबको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वही आपका प्रॉफिट होगा। जैसे आप कोई भी चीज़ को प्रोडक्शन करते हो, प्रोड्यूस करके आप मार्केट में सेल कर देते हो, और सेल करने के बाद वो आपका रेवेन्यू आता है, जितना भी पैसा आते हैं, और उनमें से जितना खर्च हुआ है आपका, तो जैसे 15 रुपया सामान बनाने में आपका लगा है, आप मार्केट में 20 रुपया में बेच दिए, तो वो आपका रेवेन्यू आ गया, 20 रुपया का आया आपका रेवेन्यू आ गया, 15 का तो आपका सामान ही था। फिर उसके बाद प्रॉफिट कब हुआ, जब आप जैसे 15 रुपया बनाने में आपके सामान लगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी गुड्स है, तो वो बनाने में लगे, अब उसका 20 रुपया में आपने मार्केट में बेचा, तो वो 20 में से 15 सब्सट्रैक्ट कर दो, क्योंकि उतना आपका खर्चा ऑलरेडी लगा है 15 रुपया बनाने में वो चीज़ को, वो गुड्स को, तो 5 रुपया बचा, तो 5 रुपया आपको प्रॉफिट हो गया, वही चीज़ को यहाँ पे दिया हुआ है। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देख सकते हो कि कैसे अपने प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप एक्सपेंडिचर जो भी खर्च करते हो, इन्वेस्ट करते हो, वेज रेट है, वेज लेबर है। वेज रेट आपने देख सकते हो, जो भी अमाउंट ऑफ मनी है जो वर्कर्स को पेड किया जाता है, वो वेज रेट होते हैं। वेज लेबर होते हैं जो कि वर्कर्स अपने लेबर पावर को एम्प्लॉयर के साथ वो अपने लेबर पावर को सेल कर देते हैं, वो वेज लेबरर होते हैं। फर्म देख सकते हो, प्रोडक्शन यूनिट इज कॉल्ड फर्म। और फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट समझ लो। एक्सपोर्ट डोमेस्टिक कंट्री, मान लो इंडिया में एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, डोमेस्टिक कंट्री सेल गुड्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मान लो इंडिया है, हमारा इंडिया में जितने भी प्रोडक्शन होते हैं वो हमारे कंट्री, अलग कंट्री को अपने सेल कर रहे हैं, अपने गुड्स और सर्विसेज अलग कंट्री को दे रहे हैं, तो वो हो गया एक्सपोर्ट। और इंग्लैंड या फिर फॉरेन से या फिर अदर कंट्री से हमारे इंडिया में, जैसे चाइना का प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, तो चाइना का बहुत सारे फ़ोन्स होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनरी होते हैं, वो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, वो बाकी चाइना से हमारे कंट्री में सेल किया गया, यानी इम्पोर्ट हुआ है। तो डोमेस्टिक कंट्री बाई गुड, हमारे कंट्री खरीद रहा है चाइना का प्रोडक्ट, तो हो गया इम्पोर्ट। और इम्पोर्ट एक्सटर्नल सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर। तो यहाँ पे कीवर्ड्स दिया है, जो भी शॉर्ट नोट्स का जो भी बुक्स में चैप्टर्स है, उनमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पे दिया हुआ है। और एक्सपोर्ट, आई होप आपको बहुत अच्छा समझ आएगा एक्सपोर्ट। थैंक यू।